अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों की तरफ से ये कमेंट आ रहे हैं कि अरागो फार्मासियोन, अरागो सोशल और वर्क परमिट के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इसके बारे में कुछ अहम मालूमात दी जाए। किस तरह से पास होते हैं, कितना टाइम पीरियड लगता है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, किन चीज़ों को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पास किया जाता है, इस पर मैं अहम मालूमात दूंगा आपको इस वीडियो की पहली न्यूज़ में। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी के नए डिप्लोमा की तैयारी किस तरह की जा सकती है, इस पर भी काफ़ी कमेंट हैं, इस पर बात करेंगे। फिनलैंड इमिग्रेंट्स के लिए कैसा और ईयू पे क्या हम काम वहाँ पे कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करूँगा स्पेन नेशनलिटी अपील और कुछ अहम मालूमात है जो कि लाजमी तौर पे आपके लिए जानना ज़रूरी हैं, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि जैसा कि पहले मैंने आप लोगों के साथ एक नया चैनल शेयर किया था जिसमें मैं इन्फो शॉर्ट्स की सूरत में आप लोगों को प्रोवाइड करता था, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने ये कमेंट किया कि उस चैनल पे अलहदा से शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करने के बजाय इसी चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो की सूरत में आपके कमेंट्स के आंसर दूं। तो इस पे अब मैंने ये सोचा है कि इस चैनल पे इसी तरह से करता हूं कि आप लोगों को डेली बेसिस पे कुछ शॉर्ट्स वीडियो की सूरत में आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, जो कि इसी चैनल पे अब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे भी काफ़ी दिनों से जो है मैंने अपलोड की हुई हैं वीडियोस, और कुछ दिनों तक मज़ीद जो है आपको उस चैनल पे भी मालूमात मिलती रहेगी और शॉर्ट्स वीडियो में आपको वहाँ पे भी शॉर्ट्स मिलती रहेंगी। उस चैनल पे आपको मिनी व्लॉग्स की सूरत में, व्लॉग की सूरत में मुख्तलिफ वीडियोस मिलती रहेंगी। उस चैनल को भी लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे भी व्लॉग्स की सूरत में जो भी नई अपडेट्स होंगी, जो भी कहीं पे कोई फंक्शन होगा, कोई मेला होगा, कोई किसी तरह की कोई चीज़ होगी, तो वहाँ पे भी आपको मैं मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स की वीडियो शेयर किया करूँगा ताकि आप वहाँ पे भी उसको एंजॉय कर सकें और अपनी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा कर सकें। तो आज जो सबसे पहली न्यूज़ है अरागो और वर्क परमिट के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ अहम जो मालूमात आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, उसमें आपको ये बताता चलूँ कि वर्क परमिट का और अरागो फार्मासियोन, अरागो सोशल, इनके जो कॉन्ट्रैक्ट है और वर्क परमिट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तकरीबन इनकी रिक्वायरमेंट सिमिलर है। ये याद रखें कि वर्क परमिट पे जब आप बाहर से किसी बंदे को बुलवाना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उस वर्क परमिट को पास होने की जो रिक्वायरमेंट है और अरागो सोशल की जो रिक्वायरमेंट है और अरागो फार्मासियोन की जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन सिमिलर है। इनकी जो तरीक़ाकार है अप्लाई करने का और तमाम चीज़ें वो भी सिमिलर है। इसके साथ साथ जब आपका वो निकलता है उसके बाद आप जो यहाँ पे होते हैं, आपको मालूम है कि अरागो सोशल वाले, अरागो फार्मासियोन वाले मुल्क के अंदर होते हैं, लेकिन वर्क परमिट के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बाहर भेजना पड़ता है। तो जब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त जो कि 4 महीने से 5 महीने तकरीबन लग रहे हैं, तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पास हो जाता है तो किन डॉक्यूमेंट्स को आपने लाजमी तौर पे अपने साथ लगा के वर्क परमिट की सूरत में भेजना होता है एम्बेसी के लिए। ये आपको बताता चलूँ कि एम्बेसी के लिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स ख़ास तौर पे तैयार करने होते हैं, वो सबसे अहम जो डॉक्यूमेंट होता है वो यही होता है मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटीरियर का जो फिंगर लेटर इशू किया जाता है, जो आप डॉक्यूमेंट जमा करवाने की सूरत में बाद में आपको मिनिस्ट्री एक्सटीरियर से आपका जब पास हो जाती है फ़ाइल, तो उसके बाद जो आपको फिंगर लेटर मिलता है वो फिंगर लेटर आपने लाजमी तौर पे भेजना होता है उस बंदे को जो बंदा वर्क परमिट पे आना चाहता है। उस फिंगर लेटर के साथ साथ कुछ और अहम डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें कुछ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांग सकते हैं। उसके अलावा उस बंदे के डॉक्यूमेंट्स, जिस बंदे ने ये वर्क परमिट अप्लाई करना है, उसकी तमाम डिटेल के डॉक्यूमेंट लाजमी तौर पे होने चाहिए। और वहाँ पे जब आप अपने होम कंट्री में स्पेनिश एम्बेसी में अपनी फ़ाइल बना के भेजते हैं, उसमें आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए आपके पास। इसके साथ साथ आपकी मेडिकल जो इंश्योरेंस है वो आपके पास होनी चाहिए। और बहुत सारे केसेस में देखा गया है कुछ मज़ीद डॉक्यूमेंट्स भी वो आपसे मांग लेते हैं। आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपसे आपका एक्सपीरियंस भी मांग सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर वो स्किल्ड बेस हो तो उस पर आपका किसी न किसी कंपनी के साथ कोई ना कोई CV आपकी वो डिटेल में मांग सकते हैं कि आप हमें बताएं कि आप इस काम के लिए एलिजिबल हैं या कि नहीं है। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, अगर आपका केस 100% रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक हो तो अमूमन तौर पे आपका वर्क परमिट पास हो जाता है। ख़ास तौर पे जो स्किल्ड बेस लोग हैं उनके वर्क परमिट इस वक्त काफ़ी तेज़ी के साथ निकल रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ वो स्पेन जा रहे हैं वर्क परमिट पे। तो इस तरह से आप तमाम प्रोसेस करने के बाद अपना वर्क परमिट का कॉन्ट्रैक्ट वर्क परमिट के लिए, अरागो फार्मासियोन के लिए, अरागो सोशल के लिए तैयार करवा सकते हैं और उससे फ़ायदा
उठा सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर और भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। मैं उसका एज सून एज अर्ली शॉर्ट्स वीडियो की सूरत में इसी चैनल पे आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी का जो नया डिप्लोमा है उसकी तैयारी किस तरह से की जाए। बहुत सारे लोगों ने इस पे भी कमेंट किया है कि जो नया डिप्लोमा है जो अनपढ़ लोगों के लिए अब स्पेन नेशनलिटी जमा करवाने के लिए निकला है वो डिप्लोमा, कि आप वो डिप्लोमा कर लें और उस पर अपनी नेशनलिटी जमा करवा लें। उस डिप्लोमे के बारे में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि उसकी हम तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि उसकी तैयारी करने के लिए आपको कि ख़ास किसी स्कूल किसी कॉलेज को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खालसन उन्होंने आपका टेस्ट लेना है। जो पीछे आपकी लाइफ गुजर चुकी है उसमें आप इस काबिल हैं। अगर तो आपका अभी तक टाइम पीरियड रहता है साल 2 साल 3 साल या इससे ज़्यादा और आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आप इसी नए कानून से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी तौर पे डेली बेसिस पे कोई स्पेनिश रेडियो टीवी वगैरह सुनना शुरू कर दें, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा जो आपकी ग्रिप होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि अगला बंदा आपसे क्वेश्चन करे उसको आप समझें। अगर आप उस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो फिर ही आप आंसर देने के काबिल होंगे। जब आप लिसनिंग आपकी मजबूत होगी, उसको समझेंगे, तो आप उसको अपने अल्फाज में ट्रांसलेट करके स्पेनिश में उनको जवाब दे सकते हैं। आप कामयाब हो जाएंगे 50% से ज़्यादा अगर आपकी लिसनिंग मजबूत हो जाती है। उसके बाद कोशिश करें कि मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटर एक्सचेंज करें स्पेनिश लैंग्वेज में। बेशक आप शुरू में बुरा बोलें, गलत बोलें, लेकिन आप लाजमी तौर पे जो है वो स्पेनिश में बात करें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी ग्रिप जो है मजबूत होती जाएगी लिसनिंग, रेडियो टीवी वगैरह सुनने से और लोगों के साथ बोलने से, और आहिस्ता आहिस्ता आपको ज़ुबान आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ, वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो जब इस मुल्क में आते हैं और एक बंदा वो जिसकी ज़ुबान में ऑलरेडी इंग्लिश है, उसकी ज़ुबान में ऑलरेडी 2-3 और ज़ुबानें हैं, वो यहाँ पे आता है, जो बंदा अनपढ़ होता है वो बंदा जल्दी पिक कर लेता है, स्पेशली बात को समझना और बोलना, क्योंकि उसके जहन में कोई और ज़ुबानें नहीं होती सिवाय अपनी ज़ुबान के। वो बंदा जल्दी की और ज़ुबान पिक कर लेता है और उस पर उसका रिएक्ट देना शुरू कर देता है। तो यही वो चेक करते हैं। जैसे आप इस काबिल हो जाते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाता है और आप अपनी नेशनलिटी जमा करवा सकते हैं। इस फार्मूले पे अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला लाजमी तौर पे आपकी ज़ुबान बेहतर होना शुरू हो जाएगी। फ़िनलैंड के बारे में काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आए कि क्या हम ईयू कार्ड पे उस पर काम कर सकते हैं फ़िनलैंड में जाके, साथ साथ के फ़िनलैंड इमिग्रेंट्स के लिए कैसा मुल्क है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ, फ़िनलैंड 4 स्कैंडिनेवियन कंट्री में से एक अहम कंट्री है, जिसमें डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और फ़िनलैंड है। फ़िनलैंड की अपनी आबादी तकरीबन 40 लाख के करीब है। बहुत कम आबादी है, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, स्पेशली वहाँ पे स्किल्ड लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप वहाँ पे अगर जाते हैं काम करने के सिलसिले में तो बहुत अच्छा मुल्क है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन ये याद रखें कि बहुत ज़्यादा सर्द है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़बारी काफ़ी रहती है। वहाँ पे रशिया साइड पे होने की वजह से, उस खित्ते में होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सर्द मुल्क है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होने की वजह से वहाँ पे इमिग्रेंट्स की मांग भी ज़्यादा है। ईयू कार्ड पे आपको वहाँ पे जाके काम की इजाज़त है, वो मुल्क अलाउ करता है। अगर वहाँ पे की कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट देती है 1 साल का और आपके पास ईयू कार्ड होता है तो आप वहाँ पे कन्वर्ट करवा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, किसी तरह की भी कोई भी रुकावट नहीं है। स्पेन नेशनलिटी की अपील और कुछ अहम मालूमात जो कि लाजमी तौर पे आप जानें, ये मैंने आपको जैसे कि कमेंट में भी आपने पढ़ा होगा। स्पेन नेशनलिटी की अपील पे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आते हैं। किसी ने 8 महीने से अपील की हुई है, किसी ने साल से की हुई है, किसी ने 6 महीने से की है, कहते हैं जवाब नहीं आता। तो ये सबसे पहले तो आपने अपने लॉयर से पूछना है जिसके ज़रिए आपने अपील की है कि उसका जवाब क्यों नहीं आ रहा। उसके बाद आपने यही काम करना है कि जो भी लोग जो अपील करना चाहते हैं स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड, वो लाजमी तौर पे पहले ही चेक कर लिया करें कि उस वकील के ज़रिए करें जिसने पहले किसी न किसी की नेशनलिटी बहुत कम अरसे में पास करवाई हो, जो तकरीबन 3 महीने टाइम पीरियड है। काफ़ी दोस्तों की तरफ से अमाउंट के बारे में पूछा गया कि नॉर्मली अमाउंट कितनी चल रही है आजकल अपील करने की। वेरी टू वेरी लॉयर है, लेकिन जो इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली चल रही है वो 300 यूरो जो है वो मिनिमम तकरीबन चल रहा है। उसके बाद 400-500 यूरो तक अपील का रेट चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लॉयर ऐसे हैं जो 300 यूरो लेते हैं
और 3 साढ़े तीन महीने में उनकी अपील जो है वो पास हो जाती है। इसी तरह से चल रहा है और बहुत ज़्यादा महंगी अपील नहीं होती। इसी राउंड अबाउट जो अप्रॉक्सीमेटली इसी अमाउंट में वकील जो है वो अमाउंट लेते हैं। ज़्यादा अमाउंट देने से इजतनाब करें। लाजमी तौर पे अपील दायर करने से पहले वकील के बारे में लाजमी तौर पे तहकीकात करें, कितनी देर में जमा करवाता है, कहाँ पे करवाता है, क्या खुस्तीसिया में दोबारा अपील करता है या कि वो अदालत में अपील करता है। अगर दोबारा मिनिस्ट्री में करता है तो फिर मज़ीद आपका टाइम लग सकता है, अगर अदालत में करता है तो आपका टाइम कम लग सकता है और आपका जवाब जल्द आ सकता है। तो दोस्तों यही थी आज की अहम इन्फॉर्मेशन और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।